हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक कर चुके हैं। अभी तक आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। इसमें से 40 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। अगर 40 में आप कितना सही करते हैं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपके सही हुए। और हर दिन की तरह पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां डेली क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जितने लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लाइव 10 बजे जितने लोग भी सुबह में जुड़ चुके हैं, वो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बार बार हम आपसे नहीं कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। तो फटाफट आपका काम है, जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। ज़्यादा समय लीजिएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न का आंसर सभी लोग सही देंगे। आपका प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, हमारे साथ पूजा कुमारी जुड़ गई है, रीमा कुमारी, नीतीश कुमार, प्रदीप कुमार, राजेश कुमार और अंजलि कुमारी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज राणा ये भी जुड़ चुके हैं। तो फटाफट जो लोग भी हैं वो लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और लोग जुड़ जाए जिनको मालूम नहीं है। तो फटाफट शेयर कर देंगे। और 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। तो मथुरा संग्रहालय विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए। जो लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? देख लीजिए, ऑप्शन है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी पल्लव। फटाफट 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का? सातवाहन। सातवाहन विल बी राइट आंसर। सातवाहन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की है? इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की है? पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यहाँ 3 नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन विल बी राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर हरिसेन हो जाएगा। देखिए, लाइव आपके सामने जुड़ गए हैं। तो जितने लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ
उतने लोग सही आंसर कमेंट कीजिएगा। गलत हो जाए तो निराश नहीं होना है, अगला क्वेश्चन का आंसर सही देने का प्रयास करना है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको बता दें कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था। फटाफट छाप दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास थे और कालिदास प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालिदास। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि रघुवंशम जो रचना है वह किनकी है? रघुवंशम जो रचना है वो किनकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जीरो का आविष्कार किसने किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? 5 नंबर का सही आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए कि अजंता की गुफाएं, पहले तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं अगर पूछे वो भी महाराष्ट्र में है। और क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अजंता की गुफाओं में किस वंश के काल के चित्र हैं? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो चित्र हैं, गुप्त वंश काल के जो चित्र हैं वह अजंता की गुफाओं में देखने को मिल जाता है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में छापिए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। और 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है और 1945 में WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जो है वह UNO की स्थापना होती है। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में होती है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? फटाफट सही आंसर 7 नंबर प्रश्न का कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और बिल्कुल सही आंसर 7 का ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र में। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान होता है वह तृतीयक क्षेत्र में का होता है। तृतीयक क्षेत्र मतलब अगर तृतीयक क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और भारत की राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार पैदा करता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बेरोजगारी जो इस समय बढ़ रहा है वह काफ़ी ज़्यादा है और आपको बताना है कि भारत को अधिकतम रोजगार कौन सा उद्योग देता है। कुछ लोग कह रहे हैं पेट्रोलियम उद्योग, कुछ लोग कह रहे हैं पेट्रोलियम उद्योग, कुछ लोग कह रहे हैं जूट उद्योग। तो देखिए ना ही जूट उद्योग होगा और ना ही पेट्रोलियम उद्योग होगा। जिन लोग भी कपड़ा उद्योग कह रहे हैं टेक्सटाइल लाइन, वो उनका बिल्कुल सही आंसर है। आपने सुना होगा टेक्सटाइल लाइन, ये ज़्यादा गुजरात में आपका है टेक्सटाइल लाइन,
कपड़ा उद्योग ज़्यादातर गुजरात में है और कपड़ा उद्योग इस प्रश्न का सही आंसर है। कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक आबादी रोजगार जो है वहाँ रोजी रोटी अपना रोजी रोटी में लगा हुआ है, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे महंगा शहर, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आप सभी जानते हैं, लंदन, पेरिस, मुंबई, टोक्यो। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो विश्व का सबसे महंगा शहर जापान की राजधानी है। विश्व का सबसे महंगा शहर जापान की राजधानी है, जहां का मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा बताइए, येन है कि युआन है? जापान की मुद्रा येन। और विश्व का सबसे महंगा शहर जापान की राजधानी है, और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। तो टोक्यो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, फिजिक्स का है 10 नंबर। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी को किस मंडल से परिवर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परिवर्तित होती है? 10 नंबर का फटाफट आप लोग सही आंसर दीजिए कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है वह पृथ्वी की किस मंडल से परिवर्तित होती है। 10 का सही जवाब दीजिए। आपके आंसर का हम वेट कर रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो सभी लोग जानते हैं आयन मंडल से। जितने भी तरंगे होती है वो आयन मंडल से जाकर परिवर्तित हो जाती है। आयन मंडल बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी ये क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला को घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। और बिल्कुल सही आंसर लानोज बता रहे हैं, लानोज बिल्कुल सही आंसर है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। अगर आपको मालूम है, अगर आप पिछले क्लास देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि पंपास कहाँ का घास का मैदान है। पेरेरी जो है वह कहाँ का घास का मैदान है। सवाना जो है कहाँ का घास का मैदान है। तो आप कमेंट बॉक्स में तीनों का आंसर छाप दीजिए कि किस देश का ये घास का मैदान है। 12 नंबर क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बीबीआई क्वेश्चन 1 नंबर पक्का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। रोम को, बिल्कुल सही आंसर। इटली की राजधानी रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग ने कर लिया, रोम इसका सही आंसर। जो लोग अभी तक नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सबसे तेज पहुंच सके। देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और सभी लोग क्लास छोड़ कर जाइए मत। आप लोग देखिए, अभी कुछ बच्चे जुड़े हुए थे वो भी चले गए। तो मतलब क्या कि आप लोग तैयारी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम वीडियो नहीं लाएंगे, हम प्रैक्टिस सेट नहीं लाएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मन लगा के हमारे साथ तैयारी कीजिए, और नहीं करना चाहते हैं तो कह दीजिएगा हम वीडियो नहीं लाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं या नोटिफिकेशन आने तक वेट करना चाहते हैं।
तो नोटिफिकेशन आने तक वेट कीजिएगा, तो रिजल्ट फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। तो 14 का सही आंसर बता दीजिए। बढ़ता है, बिल्कुल सही आंसर है। और शुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक जो है क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल सही आंसर। और वीडियो ख़त्म होने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? देख लीजिए, बिहार फायरमैन में पूछा गया प्रश्न, बिहार फायरमैन के फर्स्ट शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट किए रहते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। 15 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है, अधातु हो और तरल अवस्था में हो। 15 का सही आंसर बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रोमीन। ब्रोमीन बिल्कुल सही आंसर है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन विल बी राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल गैस किसे हम लोग कहते हैं, नेचुरल गैस। ये एलपीजी में कौन सा गैस होता है? एलपीजी में कौन सा गैस होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मीथेन क्या होता है? मीथेन प्राकृतिक गैस है, जैसे सीएनजी हो गया, सीएनजी आपका प्राकृतिक गैस है। मीथेन जो है आपका प्राकृतिक गैस है, इसका CH4 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। देख लीजिए 17 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? प्रथम परखनली शिशु का जन्म, परखनली शिशु का मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं? परखनली शिशु अगर बायोलॉजी का पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि परखनली शिशु हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें बाह्य निषेचन हो। बाह्य निषेचन मतलब जो पुरुष का शुक्राणु होता है, पुरुष का शुक्राणु होता है और मादा का जो अंडाणु होता है, दोनों एक परखनली में लगा कर रख कर उसका निषेचन किया जाता है और उससे जो शिशु जन्म लेता है उससे जो शिशु का उत्पन्न होता है उसे हम लोग परखनली शिशु कहते हैं। और सबसे पहले परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। सबसे पहले परखनली शिशु जो था वह इंग्लैंड में जन्म लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी 1 नंबर का है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो 18 का जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत तो विल बी राइट आंसर। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वह छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में जो भी भोजन जाता है वहाँ से कितना रक्त है, कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, सब वहाँ से जो है वितरित हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार का अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, खासकर रेलवे में भी पूछा गया है। तो मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हैं? तो जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार हो गए, रीमा कुमारी हो गई, पूजा कुमारी, चंचल कुमारी, काजल कुमारी, रितेश कुमार, नीतीश कुमार, राजेश कुमार, विकास कुमार, सभी लोग इस प्रश्न का फटाफट जवाब दीजिए कि 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 20 विल बी राइट आंसर। अगला देख लीजिए 20 नंबर, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? प्रोटोजोआ कैसा जीव है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रोटोजोआ कैसा जीव है। 20 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव होता है, याद रखिएगा। भारी जल का अनुभार क्या होता है? पहले भारी जल का सूत्र जान लीजिए, D2O होता है। D2O जो होता है भारी जल का सूत्र होता है और इसका अनुभार कितना होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि D2O का जो है वह अनुभार कितना होता है।
तो अनुभार निकालना जानते हैं तो आप निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए। और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 20 आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देख लीजिए 22 नंबर, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि दल बदल विरोधी कानून जो था वह कब पारित किया गया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को भी लाइक करते रहें दोस्तों, शेयर भी कर दें एक बार, बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं तो एक बार अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ भी आप अवेलेबल हैं वहाँ वीडियो के लिंक को शेयर करें। 22 का डी 1985 बिल्कुल सही आंसर। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? 1985 में पारित किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? 1 नंबर पक्का है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस देश की संविधान से लिया गया है। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। गला सूख रहा है लेकिन लाइक कम है दोस्तों, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आपके लिए हम क्लास ले रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 23 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका की संविधान से लिया गया है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 24 नंबर प्रश्न। तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होती है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल एसएससी हो एनटीपीसी हो सभी में पूछा जाएगा, पूछा गया है। एसएससी में खासकर एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है और बिहार पुलिस में भी पूछा गया है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। सभी लोग जानते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और 4 धाम प्रोजेक्ट इस बार पूछा गया था। 4 धाम योजना जो था वह उत्तराखंड से रिलेटेड था और ये भी बिहार फार्म में पूछा गया था। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? 26 का फटाफट सही आंसर दे दीजिए। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? 26 का फटाफट आंसर दीजिए। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? 26 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुण शौरी। अरुण शौरी विल बी राइट आंसर। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक का लेखक कौन है? अरुण शौरी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर, चकमा शरणार्थी का संबंध किससे है? चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। चकमा शरणार्थियों का जो संबंध है वह बांग्लादेश से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सेब के उत्पादन में, वही अगर केसर के उत्पादन में पूछा जाता तो अगर कहा जाए कि केसर के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा केसर के उत्पादन में। और सेब के उत्पादन में भी जम्मू कश्मीर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सेब का उत्पादन या केसर का उत्पादन, दोनों में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ, मेहरौली में जो लौह स्तंभ का स्थित है उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मेहरौली में जो लौह स्तंभ स्थित है उसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो देखिए, अगर जानते हैं तो 34 शताब्दी बिल्कुल सही आंसर है। 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? अभी ये क्वेश्चन करवाए हैं कुछ देर पहले ये क्वेश्चन करवाए हैं। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है? और इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा तो समझिए कि आपका ध्यान क्लास पर नहीं है। एक बात सुन लीजिए, अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब नहीं देते हैं तो आपका ध्यान क्लास पर नहीं है। फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए। शायद 11 नंबर प्रश्न था ये दोबारा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ यूएसए था और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, बिल्कुल सही आंसर। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? 31 नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिए। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी कोलकाता हो जाएगा।
विश्व भारती का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष होती है दोस्तों? 32 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष होती है? 32 का ऑप्शन बी 1904 बिल्कुल सही आंसर। अभिनव भारत की जो स्थापना होती है वह 1904 में होती है। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना होती है। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। 33 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। इसके लेखक का नाम बताना है, राइटर का नाम बताना है। तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं। और आप सभी जानते हैं यूएनओ में पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की होती है। और आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। ब्राज़ील के घास के मैदान को, घास के मैदान वाला बहुतों बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 35 का सही आंसर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर, कंपोज। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, कंपोज। लानोस किस देश का घास का मैदान है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? स्थानांतरित कृषि आप लोग भारत में भी होती है, सभी लोग जानते हैं कि एक जगह पर एक फसल ही उगाई जाती है, फिर उस जगह को एक निश्चित समय के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हुआ कि किसी एक जगह पर एक फसल उगाई गई और निश्चित समय के लिए उस जगह को खाली कर दिया गया, फिर दूसरे जगह उगाई गई और फिर इसको खाली कर दिएगा, फिर यहाँ उगाई गई, तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और ये 36 का सही आंसर ऑप्शन भी हुमा हो जाएगा। इंडोनेशिया में जो हुमा है वहाँ स्थानांतरित कृषि होती है, जिसका प्रकार हुमा है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अंगूर की खेती हो गया विटीकल्चर। वही अगर रेशम कीट का पालन हो गया, रेशम कीट का, उसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 38 का सही आंसर ऑप्शन डी 1985 बिल्कुल सही आंसर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 1 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक। 39 का सही आंसर ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस बिल्कुल सही आंसर। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। हम नहीं बताएंगे। लोहा का 2 प्रकार होता है। अच्छा 50-50 कर देते हैं, चलिए। स्टील नहीं होगा, मृदु लोहा नहीं होगा, बचा ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। दोनों में से एक ही सही आंसर है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि ये दोनों में से कौन सा सही आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप, अगर आप निष्कर्षण पाठ केमिस्ट्री में पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि लोहा का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा होता है और कौन सा शुद्ध लोहा होता है। आपको मालूम होगा अगर निष्कर्षण पाठ आपने पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं मालूम होगा। तो उम्मीद करता हूँ 40 क्वेश्चन देखिए हम लोग कर चुके हैं। 40 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 40 क्वेश्चन में से उनका कितना सही हुआ, 40 क्वेश्चन में से उनका कितना सही हुआ। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लें, PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, और चैनल पर जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत।